हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कुछ दिनों से क्लास डिले चल रही है, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि कुछ रीजन की वजह से क्लास डिले रही है। लेकिन जो है अब क्लास कंटिन्यू हमारी चलेगी और हम लोग कंटिन्यू जैसे पहले सेशन करते आ रहे हैं उसी तरह से सेशन कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा चौथा चैप्टर है, आप सभी को पता होगा, उसका 2 पार्ट हो चुका है और आज जो हम लोग करने वाले हैं, तीसरा पार्ट करने वाले हैं, यानी कि तीसरा क्लास करने वाले हैं। बुक 1 और चैप्टर 4 ये ध्यान रखिएगा। क्लास का कुछ शेड्यूल इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि यहाँ पे जो पॉलिटी की क्लास चलने वाली है ये मंगलवार को चलेगी। उसके बाद गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को और शनिवार को चलेगी। वहीं ज्योग्राफी की क्लास जो चलेगी यह सोमवार को चलेगी, वेडनेसडे यानी कि बुधवार को चलेगी और फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को चलेगी। तो इस तरह से आपका शेड्यूल जो 2 सब्जेक्ट है, इसका शेड्यूल मैंने आप लोगों के लिए रखा है आपके सामने कि आप देख लें और इसी प्रकार से शेड्यूल से आप लोग कंटिन्यू करें। और यहाँ पे जो टाइमिंग रहने वाली है इस दोनों की, जो टाइम रहने वाला है ये 8 पीएम में ही रहने वाला है, यानी कि 8 बजे शाम में ही रहने वाला है। इसमें टाइमिंग में कोई चेंजिंग नहीं है, टाइम आपका वही रहने वाला है क्योंकि अल्टरनेट क्लास हो रही है। एक दिन ज्योग्राफी की और एक दिन पॉलिटी की हो रही है, तो 8 बजे टाइम मैंने फिक्स रखा है आपके लिए, तो 8 बजे शाम में ज़रूर जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ते नहीं हैं। शायद पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपके लिए, ठीक है? और ख़ास करके जब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊँगा। वैसे तो अभी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चल रहा है, लेकिन जब जिस समय वन शॉट वगैरह चलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह चलेगा, उस समय मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही भेजा करूँगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? साथ ही साथ जो हमारा सेशन कैसा लगा आपको, इस पे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि सेशन कैसा लगा। मैंने एक सिलेबस का वीडियो बनाया है, उसको भी आप लोग जा करके देखें। पूरे इंटरनेट पे पॉलिटिकल साइंस का, यूट्यूब पे पॉलिटिकल साइंस का इस तरह का वीडियो शायद आपने नहीं देखा होगा। काफी थॉरोली, काफी डीप में जाके मैंने समझाया है कि किस चैप्टर में कितना पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर आपके एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं, ठीक है? सिलेबस का कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। हम लोग जो है अब क्लास अपनी स्टार्ट कर लेते हैं और 2 क्लास में हम लोगों ने क्या-क्या देखा है कि यूरोपियन यूनियन के बारे में हम लोगों ने देख लिया और आसियान क्यों बना था, इसके क्या उद्देश्य थे, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया है। तो जो 2 वीडियो जो भी बच्चे नहीं देखे हैं या इससे पहले का जो 3 चैप्टर नहीं देखे हैं, वो जा कर के ज़रूर देखिएगा। काफ़ी सिस्टमैटिक वे में यहाँ पे क्लास चलती है। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे जो क्लास चलती है, जो चैप्टर की, ठीक है? चाहे कोई भी चैप्टर हो, पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का और फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का क्लास चलता है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। थ्योरी इसलिए पढ़ाते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बुक 2 चल रहा है यहाँ पे, बुक 1 माफ कीजिएगा, बुक 1 चल रहा है जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति। और इस बुक का जो चैप्टर चल रहा है अभी, ये चैप्टर 4 चल रहा है जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इससे पहले 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसका भी लिंक मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ ही साथ सिलेबस का भी दे दूंगा। तो आइए अपनी क्लास जो है अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? क्लास हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि आसियान समुदाय 3 स्तंभों के आधार पर बनाया गया था, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ या यूं कह लें कि यूरोपियन यूनियन से मेल खाता था। ये 3 स्तंभ कौन-कौन से थे? एक तो सुरक्षा को लेकर के थे, दूसरा इकोनॉमी आर्थिक को लेकर के थे, आर्थिक गतिविधि, आर्थिक व्यवस्था कह लीजिए उसको, और तीसरा जो था वह सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय का था। और यहाँ पे यही बातें लिखी गई है कि पहला जो स्तंभ था वो आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा आसियान आर्थिक समुदाय और तीसरा था आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। अब हम लोग एक-एक करके यह देखेंगे कि ये तीनों समुदाय जो आसियान ने बनाया था, किस मकसद से बनाया था, इस स्तंभ में क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या बातें लिखी हुई हैं, ठीक है? यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि ये यहाँ तक तो मैंने पिछले ही क्लास में बताया था आपको। अब हम लोग देखते हैं कि आसियान सुरक्षा समुदाय है क्या? एक्चुअल में आसियान सुरक्षा समुदाय
है कि जो आपस में आसियान के 10 देश हैं, इनके बीच किस तरह से सुरक्षा कायम की जा सके, सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, किसी तरह का सैन्य टकराव ना हो। मोटा-माटी इतना ही कहना है। कोई भी विवाद हुआ, इसको सैन्य टकराव तक ना ले जाए, बल्कि बातचीत के ज़रिए उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। ठीक है? और जो सदस्य देश हैं, उनके बीच शांति स्थापित की जाए। निष्पक्षता हो, यानी कि अगर बैठक होती है, टकराव होती है, तो कोई देश किसी का पक्षपात नहीं करेगा। आपस में सहयोग होना चाहिए। जो 10 देश हैं, उनके बीच वो देश आपस में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे एक-दूसरे को काम में, और अहस्तक्षेप को बढ़ावा देंगे। यानी कि जब इंटरफेयर करेंगे नहीं, तो ऑटोमेटिक अहस्तक्षेप को बढ़ावा दे दिया जाएगा। और जितने भी आपसी विवाद हैं और संप्रभुता के अधिकार हैं, इस सब का सम्मान करेंगे। संप्रभुता क्या होती है? यहाँ पे एक टर्म है संप्रभुता। ये क्या होता है? कोई भी देश या कोई भी राष्ट्र अपने भौगोलिक सीमा रेखा के अंदर कुछ भी करने के लिए, कोई भी कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। वह उस देश की संप्रभुता है। और यह चैप्टर मैंने अपने शायद दूसरे यह चीज़ मैंने अपने दूसरे अध्याय में बताया था, दो ध्रुवीयता का अंत, जिसमें संप्रभुता और राष्ट्रीयता का उभार सोवियत संघ के टूटने का तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ था। इसके बारे में मैंने वहाँ पे बताया भी है। तो संप्रभुता का इतना ही मतलब होता है। सुरक्षा और विदेश नीति के मामले में ये देश आपस में तालमेल बना करके चलते हैं, और 1994 से ही ऐसा किया जा रहा है। और इसके लिए इनके द्वारा एआरएफ यानी कि आसियान रीजनल फोरम, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई है कि जो भी सुरक्षा के मुद्दे होंगे, जो भी विदेश नीतियां होंगी, ये सब कैसे डिसाइड की जाएंगी। इस सब में जो सभी देशों का हो सकता है अलग अलग विदेश नीति हो, सुरक्षा का अलग अलग नीति हो, तो इस सब में आपस में तालमेल बिठाने के लिए इन लोगों ने, यानी इन देशों ने 1994 से रेगुलर एक बैठक करते आ रहे हैं, या 1994 से इसके लिए इन्होंने मंच की स्थापना की, जिसको आसियान क्षेत्रीय मंच कहा जाता है, आसियान रीजनल फोरम कहा जाता है। और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है कि आसियान रीजनल फोरम या आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 1994 में हुई थी। हालांकि मैं फिर से कह दूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, तो उसमें ये सारी बातें कवर की जाएंगी। नेक्स्ट, पहला तो आसियान सुरक्षा समुदाय हो गया। दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय। दूसरा है आसियाना। आसियाना नहीं है, आसियान होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आसियान होगा, स्पेलिंग एरर है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, आसियान होगा। आसियान आर्थिक समुदाय है। यह शुरू से ही एक क्षेत्रीय, ये जो है, यह जो क्षेत्रीय संगठन है, जाहिर सी बात है साउथ एशिया का 10 देशों का एक संगठन है, तो इसको इंटरनेशनल संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं कहा जा सकता। यह एक क्षेत्रीय संगठन है, और शुरुआत से इसका फोकस जो रहा है इकोनॉमिक गतिविधि पे रहा है, आर्थिक गतिविधि पे, या यूं कह ले कि आर्थिक संगठन रहा है। ये सभी देशों का एक संगठन है, और सबसे प्राइमरी जो प्रायोरिटी था, प्राथमिक इन्होंने जो वरीयता दी थी, वह अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने की, किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और जाहिर सी बात है, किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तभी वह राजनीतिक रूप से, सैन्य रूप से और सांस्कृतिक सामाजिक रूप से सक्षम बन सकता है। इसी प्रकार आसियान का भी जो था शुरुआती मकसद, ये आर्थिक गतिविधि पे था। इसका उद्देश्य जो है साझा व्यापार, यानी जो 10 देश है इनके बीच एक साझा व्यापार होना चाहिए, कि एक देश का सामान दूसरे देश में आसानी से बिक जाए। उत्पादन का आधार तैयार करना और सामाजिक आर्थिक विकास में एक दूसरे की मदद करना। यानी कि कोई देश इकोनॉमिक रूप से कमजोर है और कोई देश इन्हीं 10 देशों में इकोनॉमिक रूप से ज्यादा मजबूत है, तो वो सब जितने मजबूत देश हैं, वो जो कमजोर देशों को मदद करेंगी, ताकि वो भी इकोनॉमिक रूप से डेवलप कर पाए, आगे आ पाए। आर्थिक विवाद जितने भी होते हैं, इसके लिए जो भी मौजूद व्यवस्था है इनके बीच, इन सभी को निपटाने का काम, या इन सभी को सुधारने का काम भी इन सारे देश मिलकर के करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आसियान आर्थिक समुदाय क्या है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में पूछा जाता है, और ये थोड़ा-सा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, तो आपको प्रेफ़र करना चाहिए जो 5 नंबर के जो वैसे क्वेश्चन जो शॉर्ट है, ठीक है? जो शॉर्ट टाइप में सॉल्व हो सकते हैं, वो क्वेश्चन बनाया जाए। 8 क्वेश्चन होता है, उसमें से आपको 4 बनाने होते हैं, ठीक है? 8 में 4 ही बनाने होते हैं। अगर आपको पूछ ले कि आसियान समुदाय के बारे में 5 नंबर में, तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास तैयार है तो ज़्यादा बढ़िया, नहीं है तो कोशिश कीजिएगा उसको स्किप करके कोई छोटा आंसर को लिखने के लिए। मैक्सिमम 140 से 160 वर्ड में ही लिखने के लिए कहता है, तो इतना ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा वर्ड में, करीब 200 250 वर्ड में, तो
है तैयार तो ठीक है, नहीं तैयार है तो दूसरा क्वेश्चन हम लिख लेंगे, ठीक है। तीसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा दिया जाएगा और सारे देश एक साथ मिलकर के संवाद करेंगे और एक दूसरे से परामर्श करेंगे कि क्या यह जो टकराव है इसको किस तरह से हल किया जाए, किस तरह से बातों के द्वारा सुलझाया जाए, ना कि मिलिट्री का सहारा लिया जाए, ना कि सैनिक का सहारा लिया जाए। यह एक एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है, एकमात्र यहाँ पे लिखा हुआ ध्यान रखिएगा, एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व के जो भी बड़े देश हैं या विश्व के कोई संगठन है, उनको राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध करवाता है। अगर कोई देश, विश्व का कोई देश अगर चाहता है कि किसी प्रकार से राजनीतिक डिस्कशन किया जाए, किसी प्रकार से सुरक्षा मामलों पर डिस्कशन किया जाए, तो आसियान उनको एक मंच प्रोवाइड करवाता है, एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करवाता है। कुल ये 3 स्तंभ थे, कुल ये 3 पिलर थे आसियान के। पहला था आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा था आसियान आर्थिक समुदाय और तीसरा था आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आसियान विजन 2020 इसके बारे में पूछा जाता है कि एक्चुअल में आसियान विजन था क्या, ठीक है। यह एक बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्रीय संगठन है। इसकी इकोनॉमी शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। इसकी इकोनॉमी पूरी दुनिया की बात करें या बहुत से दुनिया के जो टॉप देश है उसके मामले में बहुत छोटी है, लेकिन काफी तेजी से बढ़ रही है और इसीलिए दुनिया के देशों को इसने अपनी ओर आकर्षित किया है। इसका जो इसने एक विजन दस्तावेज प्रस्तुत किया था 1997 में। 1997 में आसियान ने आसियान विजन 2020 नाम से एक दस्तावेज बनाया था, एक दस्तावेज प्रस्तुत किया था, जिसमें उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की कैसी प्राथमिकता होगी, आसियान किन-किन बातों को तवज्जो देगा या आसियान के देश किन-किन बातों को तवज्जो देंगे, इस बात की चर्चा की गई, उसमें ये बात उसमें लिखी गई है। और इस विशेष दस्तावेज में जो दस्तावेज है इसमें विशेष बल दिया गया है, एक तरह से कहा गया है जोर दे करके कि आसियान के देश आपसी टकराव को बढ़ावा नहीं देंगे बल्कि इसकी जगह बातचीत को बढ़ावा देंगे। बातचीत से सारा का सारा मैटर सॉल्व करेंगे और इसी के मद्देनजर क्या हुआ, आसियान ने क्या किया था कि कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया था। कंबोडिया का जो टकराव था, कंबोडिया का टकराव एक शिव मंदिर को लेकर के हुआ था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। एक शिव मंदिर को लेकर के ये टकराव हुआ था और इसमें कंबोडिया और थाईलैंड दोनों इस मंदिर पे दावा किया करते थे, ठीक है? शिव मंदिर को लेकर के हुआ था। दोनों देश इस मंदिर पर दावा किया करते थे। इस टकराव को इस देशों ने समाप्त किया। पूर्वी तिमोर में जो संकट हुआ था, ठीक है? इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक देश है छोटा-सा, ठीक है? द्वीपीय देश है। इसमें जो संकट आया था, इसको सँभाला था इन देशों ने। पूर्वी तिमोर और पश्चिमी तिमोर की एक अलग कहानी है, फिर कभी बताएँगे। तो यहाँ जो संकट आई थी, इसको सँभाला और पूर्व एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से एक मंच प्रोवाइड करवा रहा है, जिस पे 1999 से ही वार्षिक बैठक आयोजित की जा रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पूर्वी तिमोर में जो इंडोनेशिया ने कब्जा कर लिया था पूर्वी तिमोर में मिलिट्री के द्वारा, उसके बाद में जाकर के दुनिया की नज़र पड़ती है और दुनिया के देश इंडोनेशिया पे दबाव बनाते हैं कि आप पूर्वी तिमोर से अपनी सेना वापस बुलाइए। फिर पूर्वी तिमोर में एक जनमत संग्रह होता है जिसमें 78% लोग चाहते हैं कि पूर्वी तिमोर आज़ाद हो जाए और उसके बाद से फिर पूर्वी तिमोर आज़ाद हो गया। ठीक है? तो ये कुछ कंडीशन थी, ये कुछ स्थिति बनी थी जिसको आसियान के देशों ने आपस में सुलझाया था। हालाँकि जो कंबोडिया का टकराव था या इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुँच गया था और कोर्ट का जो डिसीजन आया था वो कंबोडिया के फेवर में आ गया था। ठीक है? उसके बाद आसियान और भारत के कैसे संबंध रहे इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि आसियान और भारत के जो संबंध हैं, शुरू की बात करें शुरुआत में तो भारत ने बिल्कुल ही आसियान देशों पे ध्यान नहीं दिया। भारत की विदेश नीति में भी ऐसा नहीं था और जब आप पढ़ेंगे चीन ने कैसे कब्जा कर लिया था और चीन और भारत का युद्ध हुआ था तो वो असम के मैदानी भाग तक पहुंच गया था। इससे इस बात का पता चलता है कि भारत ने जो भारत का पूर्वी इलाका है इस पे ध्यान नहीं दिया था और 1962 के बाद ही इस क्षेत्र पर ध्यान दिया जाने लग गया था।
लेकिन बाद में भारत के द्वारा 2 नीति लाई गई 1991 में। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय लुक ईस्ट पॉलिसी लाई गई थी और 2014 में जो पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई गई और इसके द्वारा भारत पूर्वी हिस्सों नहीं बल्कि पूर्वी भारत में बल्कि जो दक्षिण एशिया के देश हैं, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया के देश है, उस पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा भारत के द्वारा। भारत ने उसके साथ भी अपने संबंधों को मजबूत बनाना शुरू किया। भारत ने आसियान के कुछ देश हैं उसका जैसे मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता साइन किया है। इसके तहत होगा क्या कि भारत और इन देशों के बीच जो व्यापार होगा, उसमें नियमों की छूट दी जाएगी, टैक्स की कटौती की जाएगी ताकि ये देश और भारत के बीच जो सामान है, ठीक है, ये एक देश से दूसरे तक आसानी से पहुँच जाए, यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को परेशानी ना हो। 2010 में भारत आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था भी लागू की गई थी। तो ये कुछ भारत और आसियान के संबंध थे और हैं। ये थे नहीं बल्कि हैं। और ये जो सेशन कैसा लगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? आप लोग देख रहे होंगे मुझे गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, बट कोई ना, आप लोगों के लिए सब जायज़ है। तो कमेंट सेशन कैसा लगा ये कमेंट ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही, साथ ही साथ कमेंट करना है सेशन कैसा लगा। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है इसलिए सेशन को यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं दूसरे अगले क्लास में। उसमें हम लोग ब्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? हो सकता है आगामी क्वेश्चन में पूछे एससीओ के बारे में पूछा गया है, ठीक है? जबकि एससीओ आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। फिर भी एससीओ के बारे में पूछा गया है, ब्रिक्स के बारे में नहीं दिया गया, हो सकता है पूछा, क्योंकि ये दोनों क्षेत्रीय संगठन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग अपने अगले सेशन में। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।